आन। कंगना और पायल गोयल परिवार की बहू थी। कंगना जिठानी थी और पायल देवरानी। कंगना स्वभाव में थोड़ी सीधी सादी और नरम दिल की थी, वहीं पायल बड़ी तेज तर्रार और चालाक किस्म की औरत थी। दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे वो यही सोचने में बिताती थी कि किस कर वो घर भाग सके। एक दिन, अरे पायल, कल जब तुम बाजार जा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाजार से लौटते समय माँ जी के लिए एक शॉल लेते आना। बहुत ठंड पड़ रही है और माँ जी का शॉल बिल्कुल बेकार हो गया है, फिर तुम लेकर क्यों नहीं आई? बड़ी चालाक है भाभी आप। जब भी खर्च करने की बारी आती है बड़ी चालाकी से आप बाजी को मेरी तरफ घुमा देती हैं, और जब माँ जी के सामने नंबर बढ़ाने का मौका होता है तो लपक कर आप उनकी आज्ञाकारी बहू बन जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया पायल? और माँ जी कोई मेरे अकेले की सास नहीं है। तुम्हें माँ जी की सेवा करने से किसने रोका है? जितना मन करे उतनी सेवा करो और खूब नंबर बटोरो, लेकिन तुम्हें तो हाथ पैर हिले बिना ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चाहिए। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है हा? कि जब भी खर्च की बात आती है तो मैं खर्च को तुम्हारी ओर टाल देती हूँ। बताओ तो जरा, आखिर कब मैंने माँ जी के ऊपर खर्च करने से अपना हाथ पीछे खींचा है? अभी पिछले महीने ही मैंने उनके लिए नया चश्मा बनवाया है, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना मैं कोई एहसान जता रही हूँ। मैं बस तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कुछ भी कहने से पहले ना 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना मैं किसी से गलत बात कहती हूँ और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूँ। कंगना देवरानी पायल को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। दरअसल पायल का स्वभाव ही ऐसा था, जहाँ सासू माँ के ऊपर पैसे खर्च करने की या उनकी सेवा करने की बात आती, वो झट से दाएं बाएं हो जाती। लगता है अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज तक तो कंगना भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो उन्होंने भी अपना मुंह खोलकर ये साफ कर दिया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा क्या करूं कि मुझे इन सबसे परमानेंट छुटकारा मिल जाए? इससे पहले कि भाभी मुझे माँ जी का खर्च बांटने या काम करने का दबाव बनाए, मैं अपना रास्ता ही अलग कर लेती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बचेगी। सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहकर गुजारा करते रहेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पर देकर हम लोग यहाँ एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी। अब मैं ना माँ जी से बात करके ऊपर का फ्लोर हमें देने के बारे में कह कर रहूंगी। भाभी को रहना है तो वो रहे एक कमरे में, लेकिन अब मेरा गुजारा एक कमरे में नहीं होता। देखो पायल, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पास ये तुम्हारा महाभारत सुनने का टाइम नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। कम से कम मैं घर आकर सुकून से कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तुम माँ से बात कर लो, जैसा माँ कहे आपस में देख लेना। बस भगवान के लिए मुझे बीच में मत घसीटना। पति की तरफ से हरी झंडी मिलते ही पायल अगले ही दिन अपनी सास के पास पहुँच जाती है। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे हम लोग आराम से एक कमरे में रह लेते थे, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एक कमरे में मेरा काम नहीं चल रहा। आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटा दीजिए ना, ऊपर का फ्लोर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो, बड़ी बहू इतने सालों से एक कमरे में गुजारा कर रही है और तुझे सबसे पहले अलग होने की आग लगी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? बड़ी बहू की भी तो इच्छा हो सकती है कि ऊपर वो रहे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बात को तूल देना नहीं चाहती। अगर पायल को ऊपर का फ्लोर चाहिए तो आप इसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं तो आपके साथ नीचे ही खुश हूँ। जेठानी की बात सुनकर पायल के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी जो हो गई थी। ये हुई ना बात। अब माँ जी तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ नहीं पाएंगी, और सीधी सी बात है, जहाँ माँ जी रहेगी वहीं उनके रिश्तेदार और मेहमान भी आएंगे। ऊपर रहने के तो फायदे ही फायदे हैं, न काम का झंझट न मेहमानों का। अब भाभी लगी रहेंगी अकेले मेहमानों की खातिरदारी में, कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता लगाओ। तंग आ गई थी मैं तो, अब जाकर चैन की बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटाने के बाद पायल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा घर एकदम सड़क के किनारे है, अगर आगे वाले कमरे में हम दुकान खोले तो कैसा रहेगा? अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची बेटा, लेकिन दुकान पर बैठेगा कौन? आप चिंता मत करिए माँ जी, घर का काम मैं सुबह जल्दी उठकर निपटा दिया करूंगी, उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान पर बैठा करूंगी। और अगर दुकान चल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है,
जैसा तुझे ठीक लगे। जल्दी ही जेठानी कंगना सामने वाले कमरे को दुकान में तब्दील करवा देती है और उसमें जनरल स्टोर का छोटा बड़ा सामान लाकर भर देती है। हाय, बड़ी चालाक निकली कंगना भाभी तो। इतने सालों से मैं नीचे रह रही थी, तब कभी इन्हें दुकान खोलने का आइडिया नहीं आया। मेरे ऊपर आती ही उन्होंने दुकान खोल ली। मेरी अकल भी पता नहीं कहाँ घास चरने पहुंची रहती है। मैं आज तक ये बात क्यों नहीं सोच पाई। जब से कंगना ने दुकान खोली थी, पायल का ध्यान बस दुकान पर ही लगा रहता था। वो दिन भर बालकनी में बैठकर दुकान पर आते जाते ग्राहकों की गिनती करती रहती थी। शैलेश, आपको कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? अरे नीचे हमारे वाले कमरे में भाभी ने दुकान खोल ली है और आप तो बिल्कुल गूंगे बने रहते हो। आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? पायल, दुकान तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके दुकान खोलने से तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओगी जरा? अरे मेरे भोलेनाथ, वो हमारा कमरा है और मुनाफा कौन कमा रहा है? आपके भैया। अब आया कुछ समझ में? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो पायल। जब तुमने अपनी खुशी से नीचे का फ्लोर भाभी को दिया है, तो अब किस अधिकार से तुम उनसे सवाल करोगी? अरे अब तो वो उनका घर है, वो जहाँ चाहे दुकान खोले, जहाँ चाहे गोदाम बनाए। हम उनसे सवाल पूछने वाले होते कौन है? मुझे पता था तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अरे पता है मुझे, बहुत काबिल वकील हो तुम, लेकिन ये अपनी वकालत ना जाकर कोर्ट में दिखाया करो। हर जगह सही और गलत बताने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ पता भी है कितनी कमाई हो रही है उनकी? पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ, इतने ग्राहक आ रहे हैं कि समझो एक आता है तो दूसरा जाता है। अब खुद सोच लो कितनी कमाई होगी भाभी की। देखो पायल, तुम्हारे पास फिजूल टाइम है तो तुम करती रहो खाली बैठकर गिनती। तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। मेरे लिए तुम्हारी बातें समझ से परे है। जो करना है कर लो यार, मुझे बख्श दो प्लीज। मम्मी, चाची दिन भर बालकनी में बैठकर हमारी दुकान को घूरती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब लगाती है। अरे बेटा, बालकनी में बैठकर चाची दिन भर यही गिनती करती है कि कितने लोग दुकान पर सामान खरीदने आए हैं। तेरी चाची की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अब तू देख मेरा कमाल। कंगना जाकर सास के कानों में कुछ कहती है और फिर जोर से आवाज लगाकर सास से बातें करने लगती है। माँ जी, गुड्डू के पापा अंदर आए हैं क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे माँ जी, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा कि दुकान बढ़ाने के समय कहीं मत जाया करो। अब ये गल्ला नोटों से भरा हुआ है, कौन गिनेगा इन्हें? अरे बेटा छोड़ देना, कल गिन लेना, 2 दिन का एक साथ। अरे माँ जी, अगर आज का गल्ला साफ नहीं किया ना तो कल तक इसमें पैसे रखने को जगह भी नहीं बचेगी। अब फोन लगाइए ना कि आ जाए। कंगना की चाल सफल हो गई थी और उसकी आवाज ठीक जगह पर, यानी कि उसकी देवरानी के कानों तक पहुंच गई थी। देखा, मुझे लग ही रहा था कि ये नोटों में खेल रही हैं। भाभी तो रोज गड्डी भर भर के नोट कमा रही हैं और एक दुकान क्या खोल ली, इनके तो दिन ही बदल गए। वैसे भाभी बहुत सीधी सादी है। अगर किसी तरह वो मेरा कमरा मुझे वापस देने को तैयार हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं कल ही जाकर रोने धोने का नाटक करती हूँ और अपना कमरा उनसे वापस मांग लेती हूँ। अगले दिन, मुझे माफ कर दो भाभी। ऊपर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वहां जाकर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मुझे ना हर वक्त आपकी और माँ जी की याद सताती रहती है। आपकी देवरानी को छोटी बहन समझकर माफ कर दो ना भाभी। और फिर से मुझे मेरा कमरा वापस कर दो ना भाभी। प्यारी देवरानी, तुम्हारी सारी चाल मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तुम्हारी चालों में मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूँ। पायल बेटा देख, हम मानते हैं कि तुझे जरूर हम लोगों की याद आ रही होगी, लेकिन तेरी बात भी तो ठीक है ना बेटा। एक कमरे में अब तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा। जा बेटा जा, तू अपने फ्लोर पर ना आराम से रह। माफी चाहिए ना तुझे, जा, हमने माफ कर दिया बस। नहीं 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 माँ जी, जब तक आप मुझे मेरा कमरा वापस नहीं देंगे मुझे यही लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। देखो पायल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपना कमरा क्यों वापस मांग रही हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में मैंने दुकान जो खोल ली है, ठीक कहा ना? ये जो तुम्हारा प्यार गंगा जमुना बनकर बह रहा है ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दुकान अच्छी चल रही है और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा कमरा तुम्हें वापस मिल जाए तो ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने, मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली देवरानी? अरे ये क्या बोलेगी, इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर ही मैं पहचान गई थी कि ये जरूर दुकान वापस मांगने के लिए ही यहाँ आई है। क्या बोल रही थी तू?
तुझे हमारी बहुत याद आ रही है? अरे इतने सालों से जब हमारे साथ रह रही थी तब तो कभी एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई। बढ़िया ही याद करने वाली। ठीक है, मान लिया कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन माँ जी मैं जैसी भी हूँ तो आपकी बहू ना। अब अगर मैं माफी मांग रही हूँ तो आपको भी तो बड़प्पन दिखाकर मुझे माफ कर देना चाहिए ना। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। मेरी पूजा का समय हो रहा है। तेरी ऐसी नाटकबाजी मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ। अंजू के जाने के बाद कंगना कहती है, पायल, जिस तरह से चालाकी दिखाकर तुम नीचे का काम और जिम्मेदारी मुझ पर थोप कर ऊपर भागी थी ना, उस हिसाब से तो तुम्हें वापस आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर तरस आ गया है। और तुम्हें तो पता ही है मैं उतनी कठोर दिल नहीं हूँ। मेरा तो दिल ही इतना नरम है कि मैं किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकती। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ दुकान में पार्टनर बन जाओ। भाभी ये हुई ना बात, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, अब से जो भी मुनाफा होगा उसमें से आधा मुनाफा मेरा। अरे जरा ठहरो ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? आधा मुनाफा तुम्हारा नहीं, दुकान में जितना भी सामान भरा हुआ है ना वो सब मेरा ही है। इसलिए मुनाफा 70% मेरा और 30% तेरा। और हाँ, ये मुनाफा तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें 20 लाख देने होंगे। क्या कहा? 20 लाख? 20 लाख किस बात के? क्यों? मेरे दुकान का किराया और हर महीने सामान भरवाने के बदले में तुम बस 20 लाख दोगी। फिर हर महीने तुम्हें बस प्रॉफिट मिलता रहेगा, खर्च की जिम्मेदारी मेरी। फिर मैं कोई हवा में तो बातें नहीं कर रही हूँ। 20 लाख रुपए में तुम्हें दुकान की 30% पार्टनरशिप मिल रही है। इससे अच्छा सौदा कहीं हो सकता है भला, जिसमें कि दुकान का सामान तो हमेशा मैं ही भरवाऊंगी। 30% तो बहुत कम है। अगर आप मुझे 50% देने को तैयार हो जाओ तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ। देखो पायल, नीचे बहुत काम पड़े हैं, बच्चों का, माँ जी का और आने जाने वाले मेहमानों का काम करने के बाद मेरे पास दुकान में बैठने के लिए बड़ी मुश्किल से ही समय बचता है। ठीक है, काम करो, आधा दिन दुकान में गल्ला तुम संभालो तो मैं 10% की पार्टनरशिप तुम्हें और देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने विचारने के बाद पायल 40% की पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन पायल दुकान में गल्ले पर बैठी होती है, तभी सासू माँ की बहन अपने पोते पोतियों के साथ वहां आ जाती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह भाई, तेरी दुकान तो बहुत अच्छी लग रही है। बड़ी वैरायटी का सामान रखा हुआ है स्टोर में। अच्छा ये बिस्कुट तो निकालना जरा। कौन सा वाला? ये क्रीम बिस्किट, ये लीजिए। ऐसा कर, ये बिस्कुट अंदर कंगना के पास पहुंचा देना। कहना चाय के साथ नाश्ते में यही बिस्किट दे दे और वो एक पैकेट काजू नमकीन भी दे देना। मौसी की बात सुनकर पायल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वाह भी वाह, ये क्या बात हुई? मेहमान बनकर आओ और दुकान का सामान मुफ्त में उड़ाओ। ऐसे तो हमारी दुकान चल चुकी। पता नहीं माँ जी ऐसे रिश्तेदारों को मुंह क्यों लगाती है। जाते समय मौसी जी एक बार फिर दुकान में आती है। पिंकी, गट्टू, लो बेटा ये चाची की तरफ से टॉफी खोलो। अच्छा ऐसा करो, किंडर जॉय ले लो, बहुत पसंद है ना तुम दोनों को। और यहाँ तो घर की सी बात है, क्यों बेटा? मौसी की बात सुनकर पायल का खून खौल रहा था, लेकिन बेचारी उनसे कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे पूरा दिन बीतता जा रहा था, लेकिन दुकान पर कोई भी ढंग का ग्राहक नहीं आया था। कोई ग्राहक टॉफी खरीदने आता तो कोई एक साबुन, कोई चाय पत्ती ले जाता तो कोई बिस्किट का पैकेट। रात होते होते पायल दुकान पर हुई माथापच्ची के कारण थक कर बिल्कुल पस्त हो गई थी। भाभी आइए गल्ला खोलिए, देखिए आज कितने का गल्ला हुआ।